आज वीडियो क्लास में हम लोग कोलिजन के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने जो बताए थे वो बेसिक चीज़ था। आज कोलिजन के विषय में हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे और उसके बाद जब हम पटना आएंगे तो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले कोलिजन है क्या? तो जब दो स्ट्रॉन्ग बॉडी एक दूसरे से टकराते हैं तो उसी को हम लोग कोलिजन के नाम से जानते हैं। इसका सिंपल डिफिनेशन होता है व्हेन टू बॉडी आर स्ट्रांगली इंटरेक्ट टू ईच अदर देन कोलिजन विल अकर। जब कोई भी दो बॉडी एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं, तो उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? कोलिजन के नाम से। जैसे हम इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं, व्हेन टू बॉडीज are strongly interact to each other then collision will occur। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है m1 मास का, दूसरा बॉडी ये है m2 मास का। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन जब ये दोनों टकराएंगे तो ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है जब कोई भी दो बॉडी एक दूसरे से टच में होते हैं तो उसके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगता है। इसके चलते नॉर्मल इधर लगेगा और m2 के चलते इधर लगेगा, m1 के चलते राइट लगेगा और m2 के चलते लेफ्ट लगेगा, और जिसके वजह से यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। ये जो होता है जिस समय में कोलिजन स्टार्ट होता है उसका ये डायग्राम है, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये m1 v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। आफ्टर द कोलिजन इसका मतलब ये हो गया कि कोलिजन से पहले दोनों अपना अपना अलग वेलोसिटी से चल रहा था। जिस समय में कोलिजन होगा उस समय में m1 के चलते फोर्स इधर लगाएगा F और m2 के चलते फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करते हैं वह नेट फोर्स 0 हो जाता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग कहते हैं किसी भी कोलिजन के केस में नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। फिर आफ्टर कोलिजन दोनों अलग अलग वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। ये बेसिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग कोलिजन को डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किए हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। Types of collision on the basis of their direction। On the basis of their direction। डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप में मेन डिवाइड किए हैं, टू टाइप्स। पहला हो गया वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा हो गया टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल कोलिजन, और इसी को हम दूसरा नाम से ऑब्लिक कोलिजन के नाम से भी जानते हैं।
ऑब्लिक कोलिजन। तो इसका आप लोग मतलब समझ गए हैं कि हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे कोलिजन को दो टाइप में डिवाइड किए हैं, 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन। फिर एनर्जी के बेसिस पे भी हम लोग कोलिजन को 3 टाइप में डिवाइड किए। टाइप्स ऑफ कोलिजन, types of collision on the basis of their energy। एनर्जी के बेसिस पे भी कोलिजन को हम लोग मेन 2 टाइप में ही डिवाइड किए हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इनएलास्टिक कोलिजन। तो आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कोलिजन को हम लोग मेन 2 टाइप में डिवाइड किए हैं डायरेक्शन के बेसिस पे। एक है 1 डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा है 2 डायमेंशनल कोलिजन। 2 डायमेंशनल कोलिजन का दूसरा नाम होता है ऑब्लिक कोलिजन। फिर हम लोग एनर्जी के बेसिस पे भी कोलिजन को मेन 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनएलास्टिक कोलिजन। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 डायमेंशनल कोलिजन कहते किसको हैं, इसको जान लीजिए आप लोग। सबसे पहला है 1 डायमेंशनल कोलिजन। 1 डायमेंशनल नाम से ही क्लियर है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर कोई भी बॉडी एक ही एक्सिस पे होते हैं तो उसी को हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन के नाम से जानते हैं। 1 डायमेंशनल कोलिजन, 1 डायमेंशनल कोलिजन जिसको हम लोग 1D के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर बॉडी किसी एक एक्सिस पे रहता है तो उसी को हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये M1 मास का कोई ब्लॉक है, ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये M2 मास का कोई ब्लॉक है, ये U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। U1 बड़ा है U2 से, जब तक U1 बड़ा नहीं होगा U2 से तब तक कोलिजन संभव नहीं है। कोलिजन तभी पॉसिबल हो सकता है जब U1 का वेलोसिटी U2 से ऑलवेज ग्रेटर हो। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। जैसे ही कोलिजन होता है तो M1 V1 वेलोसिटी से और M2 V2 वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ पे V2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए V1 से। अगर V1 फिर बड़ा हो जाता है तो फिर बार बार कोलिजन होगा और कोई भी ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब 1 डायमेंशनल की बात करते हैं तो कोलिजन से पहले U1 का वेलोसिटी बड़ा होना चाहिए और आफ्टर कोलिजन आगे वाले जो भी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखे हैं कि V2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, V1 से, आफ्टर द कोलिजन। तो देख रहे हैं आप लोग कि कोलिजन से पहले भी एक्स एक्सिस पे है और आफ्टर कोलिजन भी एक्स ही एक्सिस पे है। अगर इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल कोलिजन के विषय में कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पे होते हैं तो उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, 1 डायमेंशनल कोलिजन के नाम से। अब हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशनल कोलिजन, जिसको आप लोग अभी तुरंत पढ़े थे, ऑब्लिक कोलिजन। 2 डायमेंशन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन है क्या, कैसे इसके विषय में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हम दूसरा लिख रहे हैं 2 डायमेंशनल, जिसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। 2 डायमेंशनल कोलिजन जिसको 2D के नाम से जानते हैं। 2D, इसमें होता क्या है कि कोलिजन से पहले जैसे मान लीजिए ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पे कोई 2m मास का ब्लॉक है, ये बिफोर द कोलिजन है, बिफोर द कोलिजन। यहाँ पे
जो 2m मास का ब्लॉक है उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोलिजन के बाद अगर ये m1 इधर जाता है और m2 या 2m इस तरफ जाते हैं तो इस कोलिजन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऑब्लिक कोलिजन के नाम से, क्योंकि बिफोर कोलिजन कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे है और आफ्टर कोलिजन एक प्लेन में चला गया। प्लेन का मतलब ये होता है जिसमें दो एक्सिस हो कम से कम, उसको हम लोग एक प्लेन कहते हैं। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें दो एक्सिस है, एक्स और वाई, और ये बोर्ड एक प्लेन है। उसी तरीका से इसमें भी यहाँ पे जो m मास का ब्लॉक है वह v1 वेलोसिटी से चल रहा है और 2m मास का ब्लॉक है वह v2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये किसी खास एक्सिस पे नहीं है, ये दोनों थीटा डिग्री के एंगल पे है। इसको θ1 नाम दे दीजिए, इसका नाम θ2 दे दीजिए। ये आफ्टर द कोलिजन है, इसलिए इसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन यानी 2 डायमेंशनल कोलिजन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके एनर्जी के बेसिस पे जो डिफाइन किए थे। इलास्टिक कोलिजन, उसको अच्छा से समझना होगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, मेडिकल में, हर एक जितने भी इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी एग्जाम होता है सभी में वहीं से क्वेश्चन आता है इलास्टिक कोलिजन से। ये जो है ये बेसिक चीज है, कोलिजन है क्या, कोलिजन को कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं, ये सब अभी हमने बता रहे थे आप लोग को। अब मेन जो आप लोग को पढ़ना है इसमें वह है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन होता क्या है इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कोई भी कोलिजन हो, कोलिजन में सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना होगा क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। और आप लोग जानते हैं जब कहीं किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है तो वहां पे निश्चित आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं चाहे कोलिजन 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, हर एक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का मस्ट बी कंजर्व होना चाहिए। और जितने भी पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं कोलिजन में वह भी हमेशा कंजर्व होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि टकराने के बाद उस पार्टिकल का वजूद ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोलिजन में हमें पढ़ना है यहाँ पे वह आपको ये पहला चीज आपको ध्यान में यही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के ड्यूरेशन में हमेशा लीनियर मोमेंटम मस्ट भी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। एनी टाइप्स ऑफ कोलिजन, एनी टाइप्स ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व। कंजर्व कहिए इसको या आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कोई भी कोलिजन हो, कोलिजन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन के विषय में। इलास्टिक कोलिजन होता क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो निश्चित कंजर्व होंगे और काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू ऑलवेज कंजर्व होते हैं। इसीलिए हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन के विषय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन का मेन स्पेशल केस आप लोग को पढ़ना है वह है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम एक फार्मूला को अभी ड्राइव करने जा रहे हैं। उस फार्मूला के बेसिस से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आईआईटी में भी क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन और उसका दूसरा नाम है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अभी अलग अलग मास लेकर के कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें एक फार्मूला को ड्राइव करना है। जैसे मान लीजिए ये m1 मास का ब्लॉक, इसका वेलोसिटी u1 है। यहाँ पे m2 मास का कोई ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी u2 है।
U1 बड़ा है U2 से। ये हो गया आपका बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। यहाँ पे ऑलवेज ध्यान में यही रखना है कि पीछे वाले जो भी पार्टिकल होंगे उसका वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए आगे वाले पार्टिकल से, तभी कोलिजन पॉसिबल है। अगर आगे वाले का वेलोसिटी बड़ा हो जाता है पीछे वाले से तो कोलिजन कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमने लिखे हैं कि M1 का वेलोसिटी U1 है और M2 का वेलोसिटी U2 है, तो U1 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए U2 के वैल्यू से। तो फिर अब आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे M1 है, इसका वेलोसिटी V1 हो गया और ये M2 है और इसका वेलोसिटी V2 हो गया। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि V2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए V1 से, क्योंकि एक बार जब कोलिजन हो जाता है तो दूसरे बार कोलिजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी इसी तरह से होते चला जाएगा तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल नहीं पाएगा। और ये आपको नहीं पता है इसका वैल्यू निकालना है, ये भी नहीं पता है इसका वैल्यू निकालना है आफ्टर द कोलिजन। आपके पास बिफोर कोलिजन वेलोसिटी गिवन है और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, इसी वेलोसिटी को हमें निकालना है। यहाँ पे हमने लिख दिए हैं कि M1 का वेलोसिटी V1 है, इसको निकालना है, और M2 का वेलोसिटी V2 है, इसको भी निकालना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको हमने रटा चुके हैं कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मस्ट भी कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग P इनिशियल, इनिशियल का मतलब हो गया बिफोर कोलिजन, और P फाइनल, फाइनल का मतलब हो गया कोलिजन के बाद। तो बिफोर कोलिजन जैसे आप लोग लीनियर मोमेंटम जानते हैं m मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे दो पार्टिकल है तो दोनों का अलग अलग लीनियर मोमेंटम लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए इसको फर्स्ट आप लोग मान सकते हैं, यहाँ से हमें एक फार्मूला को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे हम m1 को एक तरफ लाते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए m1 जब कॉमन लेंगे तो u1 माइनस v1, और m2 जब कॉमन लेते हैं हम लोग तो v2 माइनस u2। अब इसके बाद देखिए इस एक्सप्रेशन को हम नाम देंगे दूसरा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन में हम लोग मेन स्पेशल केस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखे हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं, और लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व है तो हमने m1 वाले पार्टिकल को या m1 वाले इक्वेशन को एक साइड किए हैं और m2 वाले इक्वेशन को अदर साइड कर दिए हैं। यहाँ पे m1 कॉमन लिए हैं तो u1 माइनस v1 निकल गया, m2 कॉमन लिए हैं तो v2 माइनस u2 निकल गया है। अब इसके बाद है आपको अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कोलिजन अगर इलास्टिक हो, कोलिजन अगर इलास्टिक हो तो निश्चित यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू कंजर्व होना चाहिए। अगर कोलिजन इलास्टिक होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये भी रखना है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर हो गया? काइनेटिक, क्योंकि कोलिजन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन के विषय में पढ़ रहे हैं, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का भी कंजर्व होते हैं। इसलिए हमने लिखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से हाफ सभी में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर m1 को एक तरफ करिए आप लोग, m1 को एक साइड किए तो यहाँ से u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, फिर m2 को एक साइड करेंगे तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग जानते हैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला सिंपल होता है u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, फिर m2 v2 माइनस u2, या प्लस कर दीजिए यहाँ पे v2 माइनस u2। ये हो गया तीसरा। अब आप इसमें तीसरा में दूसरा से डिवाइड कर दीजिए, जैसे दूसरा से डिवाइड कर देंगे इसका वैल्यू निकल जाएगा।
देखिए जैसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे M1, तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी M1 है, इसमें भी M1 है, U1 माइनस V1 इसमें भी है, इसमें भी कट जाएगा, तो आपके पास अब बचेगा U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2। तो आपके पास जैसे आपने डिवाइड किए हैं तो इक्वेशन आपके पास बचा हुआ है U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2। अब हम लोग करते क्या हैं कि V1 को एक तरफ लाएंगे और U1 वाले जो भी U का कंपोनेंट है U1 माइनस U2 U1 प्लस V1 U1 प्लस V1 U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2। अब आप लोग करिए क्या कि U1 और U2 को एक साइड ले आइए बराबर V2 माइनस V1। देखिए यहाँ पे V1 का वेलोसिटी बड़ा है U1 का वेलोसिटी बड़ा है U2 से, इसीलिए ये एक दूसरे को अप्रोच करता है। तो इसीलिए इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब आप लोग समझते हैं, अप्रोच का मतलब होता है एक दूसरे के जब नजदीक आते हैं तो उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे U1 बड़ा है U2 से, इसलिए इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे। और यहाँ पे V2 का वेलोसिटी ग्रेटर है V1 से, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे सेपरेशन का मतलब होता है दूर करना, और V2 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर है V1 के वैल्यू से, तो V2 माइनस V1 को हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के नाम से जानेंगे। और U1 बड़ा है U2 से, इसलिए U1 माइनस U2 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद है कि इस इक्वेशन का आप नाम दे दिए फोर्थ। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ को नहीं जोड़िएगा और सेकेंड को मैंने फोर्थ को आप लोग M1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो यहां से एक वैल्यू निकलेगा V1 का। तो यहां से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V1 का वैल्यू निकलेगा आपको M2 माइनस M1 जैसे हम लोग V1 की बात करेंगे और V2 का बात करेंगे, क्योंकि यहां से हमें मेन यही निकालना है V1 V2 के विषय में अभी हम बता रहे हैं। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो निकल जाएगा, बहुत आसान है। V1 का वैल्यू निकलेगा यहां से, V1 का वैल्यू देखिए आप लोग M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाय M1 प्लस M2। ये रटा हुआ होना चाहिए सभी को। V1 का वैल्यू निकल गया यहाँ से M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाय M1 प्लस M2। ये याद हो जाना चाहिए सभी को। V1 का वैल्यू हो गया यहाँ से M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाय M1 प्लस M2। ये आपको हमेशा इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा कि V1 का वैल्यू होता है, जैसे V1 लेंगे तो पहले M1 लेंगे और V2 लेंगे तो पहले M2 लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं V1 का वैल्यू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस
2m2u2 बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली V2 का भी वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं इसी से, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो आपको दोनों वेलोसिटी हमने निकाल दिए हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 और u2 का वैल्यू दिया रहेगा और आफ्टर कोलिजन आपको v1 और v2 निकालना है। तो v1 का वैल्यू हमने लिखे हैं m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। फिर इसी तरीका से हमने v2 का भी वैल्यू निकाले हैं। v2 का वैल्यू हो गया m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए इसका स्पेशल केस होता है, स्पेशल केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस ये नीट में अभी तक 5 से 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पेशल केस में अगर m1 और m2 का मास सेम हो जाए तब क्या हो, m1 बराबर m2, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, m1 और m2 का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों का मास अगर इक्वल हो तो होता क्या है, देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको वेलोसिटी दोनों ही ब्लॉक का इंटरचेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोलिजन से पहले अगर m1 का वेलोसिटी जो भी है कोलिजन के बाद वही वेलोसिटी m2 को मिल जाएगा। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं फिगर के थ्रू। ध्यान में यही रखना है कि अगर कोई भी दो बॉडी आइडेंटिकल हो जाते हैं तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट यही है, इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। जैसे हम दिखा देते हैं आप लोग को, जैसे ये कोलिजन से पहले और कोलिजन की बात का फेनोमेना है। ये कोलिजन से पहले m1 है मान लीजिए, इसका वेलोसिटी u1 है, ये m2 है, इसका वेलोसिटी u2 है। u1 बड़ा है हमेशा। ये बिफोर द कोलिजन है, बिफोर द कोलिजन, और ये m1 हो गया। अब यहाँ पे तो ये v1 का जो वैल्यू होगा वो u2 के बराबर होगा और ये m2 हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा v2 का वो u2 के बराबर हो गया, v2 का वैल्यू u1। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए जैसे m1 का वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 है तो वह हो जाएगा किसका वेलोसिटी, m1 का वेलोसिटी m2 को मिल जाएगा और m2 का वेलोसिटी m1 को मिल जाएगा। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो वह इक्वेशन में पुट करेंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो बॉडी आइडेंटिकल होते हैं तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑलवेज क्या होते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। हम इसको सब लिख भी देते हैं। If two body are identical, क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, if two identical bodies then the velocities of bodies are interchanged।